हेलो सभी को, मैं प्रीति सिंह विजुअल आर्ट क्लास से। हम लोग इससे पहले की क्लास में पढ़ा था आदिकाल का नामकरण व उसका परिचय, थोड़ा सा देखा था। हमने देखा था रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास रचना में आदिकाल को 4 प्रकरणों में बांटा था। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में देखते हैं। प्रकरण नंबर 1, जिसमें इन्होंने सामान्य परिचय दिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक में हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के जो प्रथम प्रकरण था उसमें उन्होंने उसका सामान्य परिचय दिया था। सामान्य परिचय में इन्होंने बताया था, जिसमें से सबसे पहले सामान्य परिचय की जो शुरुआत है उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। ठीक है, आप रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक उठा करके पढ़ेंगे तो उसमें आपकी शुरुआत ही से पहली पंक्ति दी हुई है कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। क्या माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। आविर्भाव हमने आपको बताया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल के साथ साथ ही क्या कहा है, आविर्भाव काल भी नाम दिया है। ठीक है, तो उन्होंने अपनी पहली पंक्ति क्या की है, या आपसे डायरेक्ट पंक्ति पूछ ली जाती है कि ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये किसने लिखी है, रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है। ठीक है, कौन सी, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने साहित्य में आगे लिखते हैं कि जैसे गाथा या गाहा, जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता है, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा, अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। ये भी किसने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जिस तरह गाथा या गाहा शब्द अगर आपको मिलता है तो वहाँ पे क्या होता है, प्राकृत का बोध होता है। अर्थात गाहा या गाथा एक छंद है जिस छंद का प्रयोग प्राकृत भाषा में किया गया था। उसके बाद वैसे ही दोहा या दूहा, दोहा को ही हमने क्या कहा है, दूहा शब्द भी प्रयोग हुआ है। तो दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या उस समय जो प्रचलित काव्य भाषा थी उसका बोध होता है। एक भी पंक्ति किसकी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है, जो कि आदिकाल के प्रकरण 1 में उसके सामान्य परिचय के रूप में उन्होंने बताया है। ठीक है, इसमें आगे रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि अपभ्रंश या प्राकृत भाष, अपभ्रंश या प्राकृताभाष हिंदी के
पदों का सबसे पुराना पता जो है, सबसे पुराना पता बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं विक्रम की 7वीं शताब्दी, विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मिलता है। ठीक है, इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आगे क्या कहा था कि अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता। ये सीधे सीधे पंक्ति पूछ ली जाती है कि अपभ्रंश या प्राकृत हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता जो है वो किन की रचनाओं में मिलता है, तो बौद्धों की जो सांप्रदायिक रचनाएं थी। और ये कब, इसका सन भी पूछ लिया जाता है, ये कब लिखी गई थी, तो विक्रम की 7वीं शताब्दी में, विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मिलता है। ठीक है, इसके आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके आगे आदिकाल के बारे में बताते हुए कहते हैं, मुंज और भोज, मुंज और भोज का जो समय इन्होंने माना है वो लगभग, मुंज और भोज का समय लगभग इन्होंने संवत 1050 माना है। ठीक है, मुंज और भोज का समय जो कि लगभग 1050 था, इसी समय अपभ्रंश या पुरानी हिंदी, अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का प्रचार देखा जाता है। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या बताया कि मुंज और भोज के समय से आपने देखा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का जो समय है वो संवत 1050 से संवत 1375 तक बताया था। और जो संवत उन्होंने 1050 की शुरुआत मानी थी तो उन्होंने कहा था कि उस समय कौन थे, मुंज और भोज का समय लगभग 1050 संवत ही था, जहाँ से अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के प्रचार की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, ये आपकी जो ये पंक्तियाँ हैं ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास से ली गई हैं। वैसे हम आपको एक ऑप्शनल क्वेश्चन के जैसे या वन लाइनर में भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन ये जो पंक्तियाँ हम आपको लिखा रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, ये पंक्तियाँ आपकी डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछी जाती हैं कि ये किसके द्वारा बोली गई हैं, या इसी से आपके शॉर्ट क्वेश्चन उठाए जाते हैं। ठीक है, उसके आगे उन्होंने कहा है आदिकाल संवत 1050 से संवत 1375 अर्थात महाराजा भोज के समय से, महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के, हमीर देव के समय
के कुछ पीछे तक माना जाता है। कुछ पीछे तक माना जाता है। ठीक है, आपसे इसे ये पूछ लेगा कि जो आदिकाल का समय है संवत 1050 से संवत 1375, अर्थात कि महाराजा भोज के समय से लेकर के हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक का कार्यकाल जो है वो किसका माना गया है? आदिकाल का कार्यकाल माना गया है। और ये किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, ये किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? आदिकाल का समय जो है वो महाराजा भोज के समय से लेकर के हमीर देव के समय से कुछ पहले तक माना जाता है। ठीक है, लेकिन इसी के आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि इससे पूर्व भी संवत 770 में जो भोज के पूर्व राजा थे, महाराजा भोज जो थे, इनके एक पूर्व राजा थे राजा मान, और इनके जो सभासद थे जिनका नाम था पुष्य, इनका एक अलंकार के रूप में एक दोहा मिलता है। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा कि आदिकाल में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये भी बताया है कि भोज के पूर्व के समय के एक राजा मान थे, इसके पहले उनके जो थे सभासद वो कौन थे? पुष्य। आगे इनका नाम आपको मिलता है पुष्य दंत बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको मानेगा पुष्य जो है, ये यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि पुष्य जो है वो किसके राज दरबार में थे या किस राजा के कार्यकाल में थे? तो राजा मान सिंह। ठीक है, इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं आदिकाल में कोई निश्चित प्रवृत्ति नहीं थी। आदिकाल में उस समय जो भी धर्म, नीति, श्रृंगार या वीर रस जो चल रहे थे, इन सभी का वर्णन करते हुए रचनाएं लिखी गई हैं। यानी कि आदिकाल में वीर रस की रचनाएं थी, नीति परक रचनाएं थी, धर्म परक रचनाएं थी और श्रृंगार परक रचनाएं थी। सभी प्रकार की रचनाएं मिल रही थी। ठीक है, तो आदिकाल में वीर, नीति, धर्म, श्रृंगार सभी प्रकार की प्रवृत्ति की रचनाएं मिल रही थी। ये सभी रचनाएं जो हैं वो दोहे में लिखी जा रही थी। ठीक है, आदिकाल में किस छंद का प्रयोग किया गया है? दोहे छंद का प्रयोग किया गया है। और किसी भी एक विशेष प्रवृत्ति का न होने के कारण ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि आदिकाल जो है वो अनिर्दिष्ट प्रवृत्ति मिलती है, अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति मिलती है। ठीक है, तो आपसे ये पूछ लिया जाता है अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति किसकी विशेषता है? तो किस काल की विशेषता है? आदिकाल की। और अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति आदिकाल की विशेषता किसने बताई है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताई है। ठीक है, इसके बाद वो कहते हैं कि कवि अपने आश्रयदाताओं, उस समय में आदिकाल में जितने भी कवि थे वो जिस राजा के आश्रय में रहते थे, तो कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए और उनके पराक्रम के चरित्र को वर्णन उन्होंने करना शुरू कर दिया था। तो जब उन्होंने राजाओं के पराक्रमों का वर्णन किया है, अर्थात कि उस समय जो है वो युद्ध वर्णन भी बहुत चलता था। उस समय एक राजा दूसरे राजा से अपने
शासन को बढ़ाने के लिए युद्ध प्रायः करते रहते थे। तो उसमें आपके उस समय के कार्यकाल में जो कवि हैं वो अपने राजाओं के युद्धों का भी वर्णन किया करते थे। और इसी युद्धों का वर्णन और राजाओं के पराक्रमों का वर्णन जो है वो मुख्य रूप से आपके किस में मिलता है? रासो साहित्य में मिलता है। ठीक है। और इसी प्रकार से रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि जब यहाँ पर उनके पराक्रमों और युद्धों का वर्णन किया जाने लगा तो वहाँ पे जो रचनाएं लिखी जाती थी वो मुख्यतः वीर रस प्रधान थी, वीर रस प्रधान थी, जिसके कारण ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया? वीर गाथा काल। ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल किस आधार पे नाम दिया था कि उस समय के जो कवि थे उन्होंने अपनी राजाओं के पराक्रमों का वर्णन किया था, उनके युद्धों का वर्णन किया था, जिसके कारण जो उस समय की रचनाएं थी उनमें प्रमुख रूप से आपका वीर रस प्रधान था, जिसके कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया है। इसमें आदिकाल की जो साहित्यिक सामग्री है, जो साहित्य मिलता है वो दो प्रकार का है। एक कुछ तो आपको असंदिग्ध मिलता है और कुछ आपको संदिग्ध मिलता है। ठीक है। असंदिग्ध में आपकी जो रचनाएं आती हैं उनकी भाषा जो है वो अपभ्रंश भाषा व आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे ही प्राकृताभाष भाषा कहा है। ठीक है। और ये मुख्य रूप से किसकी थी? जो उस समय के कवि थे उनकी रचनाएं। कवियों ने जो मुख्य रूप से भाषा प्रयोग की थी उसमें अपभ्रंश व प्राकृताभाष भाषा थी, और जो उस समय की साधारण बोलचाल की भाषा थी उसे क्या नाम दिया गया है? देशी भाषा कहकर बुलाया गया है। ठीक है। जिसमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं आगे, विक्रम की 14वीं शताब्दी के मध्य विक्रम की 14वीं शताब्दी के मध्य के कवि 14वीं शताब्दी के मध्य के जो कवि थे सारंगधर। कौन है? सारंगधर, जिन्होंने रचना लिखी थी हमीर रासो। सारंगधर हमीर रासो में हमीर की वीरता का वर्णन इसी अपभ्रंश भाषा, इसी अपभ्रंश भाषा या जो ये प्राकृताभाष है, प्राकृताभाष भाषा में किया है। जैसे कि वो क्या लिखते हैं? चलिए वीर हमीर चलिए वीर हमीर पाव भर मेड़ कंपई, दिगमग झ
अंधार धूलि सुरह आच्छाएं। तो ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति किसने लिखी है? हमीर रासो के रचनाकार सारंगधर ने। सारंगधर ने हमीर रासो में जो हमीर जी की वीरता का वर्णन किया है वो किस भाषा का प्रयोग करते लिखा है? अपभ्रंश भाषा, या उस समय की जो प्रयोग की जाने वाली भाषा प्राकृताभास थी। ठीक है, तो वो क्या लिखते हैं? चलिए वीर हमीर पा भर मेड़ कंपई दिगमग ढह अंधार धूल सुरहि आच्छाएं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने देखा है एग्जाम्पल के दौर में। और ये आपसे कभी पंक्ति भी पूछ लिया जाता है कि ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये किसने लिखा है? सारंगधर ने लिखा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल में जो प्रयोग की जाने वाली भाषा थी उसे अपभ्रंश भाषा या प्राकृताभास भाषा माना है। लेकिन रामचंद्र शुक्ल कहते हैं एक तरफ तो हमारी प्राकृताभास भाषा चल रही थी जो कि कवियों के द्वारा प्रयोग की जा रही थी, या अपभ्रंश भाषा, लेकिन दूसरी तरफ खुसरो जो थे, अमीर खुसरो, ये दिल्ली में, अमीर खुसरो दिल्ली में देशी भाषा को लेकर के, देशी भाषा का प्रयोग करते हुए इन्होंने क्या लिखा है? पहेलियां और मुकरियां लिखी हैं। ठीक है, तो हमने देखा आदिकाल में वैसे तो उन्होंने बताया कि अपभ्रंश भाषा या प्राकृताभास भाषा का ज़्यादा प्रयोग किया है, लेकिन अमीर खुसरो ने जिस भाषा का प्रयोग किया है उसे उन्होंने देशी भाषा कहा है, जो कि उस समय की सामान्य जनता की बोलचाल की भाषा थी। जैसे अमीर खुसरो ने कहा है, एक नार ने अचरज किया सांप मार पिंजरे में दिया। ठीक है, तो आप लोगों ने इस तरह की कहावतें सुनी होंगी, जो ये इसका एग्जाम्पल रूप में होता है, जैसे दिया और बाती। ठीक है, तो अमीर खुसरो जो हैं उन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया है? देशी भाषा का किया है। और वहीं आदिकाल में आपके आते हैं विद्यापति। विद्यापति आदिकाल में होते हैं, इन्होंने मुख्य रूप से दो भाषा का प्रयोग किया था। पहला आपका पुरानी अपभ्रंश भाषा, और दूसरा इन्होंने किया था बोलचाल की देशी भाषा। बोलचाल की देशी भाषा का प्रयोग किया था। ठीक है, विद्यापति ने मुख्य रूप से दो भाषाओं का प्रयोग किया है, एक पुरानी अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किया है और दूसरी बोलचाल की देशी भाषा का प्रयोग किया है। बाकी विद्यापति ने मैथिली भाषा का भी प्रयोग किया है और मैथिली भाषा का प्रयोग करके इन्होंने पदावली की रचना की थी। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से इनकी जो भाषाएं आती हैं वो पुरानी अपभ्रंश भाषा और बोलचाल की देसी भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। जिसमें विद्यापति लिखते हैं, विद्यापति की पंक्ति है, बालचंद विजावई भाषा दुह नहीं लगई दुज्जन भाषा। ठीक है, तो ये पंक्ति भी आपसे पूछी जाती है कि ये पंक्ति किसके ने लिखी है? विद्यापति के द्वारा लिखी गई है। कौन सी है? बालचंद विजय भाषा दुह नहीं लगई दुजन भाषा। बाकी बोलचाल की भाषा, देसी भाषा के संबंध में भी इन्होंने कहा था, देशिल बयाना सब जन मिठा
तै तै सई जंपऊ अवहट्टा। इसमें विद्यापति ने क्या कहा था कि देशिल बयना सब जन मिठा, अर्थात कि अपनी देशी भाषा में लिखी गई या कही गई कोई भी बात जो है वो सबको क्या लगती है, मीठी लगती है। देशिल बयना सब जन मिठा, तै तै से ही जंपऊ अवहट्टा। विद्यापति कहते हैं उसी प्रकार से जो अवहट्ट भाषा है या हमारी देशी भाषा या इन्होंने क्या कहा है, इसे ही अपभ्रंश भाषा कहा है। ठीक है, बाकी आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं अपभ्रंश की यह परंपरा जो है, अपभ्रंश की यह परंपरा आपको विक्रम की 15वीं शताब्दी, विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य तक चलती रही। ठीक है, अपभ्रंश भाषा की यह जो परंपरा है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कब तक माना है, विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य तक माना है। ठीक है, अपभ्रंश भाषा में हमने ये देखा कि अपभ्रंश भाषा में दोहा शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो एक आपसे ये भी क्वेश्चन बनता है, अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ छठी शताब्दी के कवि चोइंदू से माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या लिखते हैं कि अपभ्रंश भाषा में जो दोहा काव्य है, दोहा काव्य का आरंभ 6ठी शताब्दी के कवि जोइंदू से माना जाता है। दोहा का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है, जोइंदू ने। ठीक है, जोइंदू की 2 रचनाएं थी, एक आपका योगसार थी और दूसरी थी परमात्म प्रकाश। ये बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली रचना है, ये आपसे मोस्टली पूछ ली जाती है, योगसार किसकी रचना है या परमात्म प्रकाश किसकी रचना है। तो ये आदिकाल के रचनाकार थे जोइंदू, जिन्होंने योगसार और परमात्म प्रकाश रचना लिखी है। ठीक है, ये हमने देखा कि आदिकाल का सामान्य परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रकरण 1 में जो आदिकाल के सामान्य परिचय दिया था वह उससे संबंधित जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पंक्तियां हैं वो हमने एक एक करके देखी। अब हम देखते हैं आदिकाल की विशेषताएं। ठीक है, अभी तक हमने आपको आदिकाल के बारे में बताया ही है। इसमें हम मुख्य पॉइंट देखते हैं। पहला तो एक ये था कि आश्रयदाताओं की प्रशंसा की जाती थी। ठीक है, आदिकाल में जो भी कवि रहे हैं वो जिस राजा के आश्रय में रहे हैं तो उन्होंने उसी राजा के बारे में अपनी रचनाओं में वर्णन किया है और उन्हीं राजाओं की प्रशंसा की है। तो क्या मिलता है आदिकाल की रचनाओं की विशेषता है, आश्रयदाताओं की प्रशंसा की है। इसमें ऐतिहासिकता का अभाव मिलता है,
आदिकाल में ऐतिहासिकता का अभाव मिलता है। जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे, जो हमारी पृथ्वीराज रासो मिली है या हमीर रासो, विजयपाल रासो, इसमें हमें रचनाएं हमें बहुत सारी मिली हैं, लेकिन उसका जो एक प्रमाणिक प्रयोग है या प्रमाणिकता अभी तक सिद्ध नहीं हो पाई है। ठीक है, तो हमें कहीं ना कहीं उसमें ऐतिहासिकता जो है वो कम मिलती है। क्या वो कितना सत्य है कितना असत्य है ये अभी तक सिद्ध नहीं हो पाया है। तो आदिकाल की रचनाओं में क्या मिलता है, ऐतिहासिकता का हम अभाव देखते हैं। व युद्धों का सजीव वर्णन, आदिकाल की रचनाओं में जिन कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की वीरता का वर्णन किया है, युद्धों का वर्णन किया है, तो उन्होंने उस समय के युद्धों का इस तरह से वर्णन किया है कि जैसे वहाँ पे युद्ध सजीव वर्णित हो रहे हैं, अर्थात कि उन्हें पढ़ने पे लगे कि आज भी उसका उसी प्रकार से वर्णन हो रहा है। तो युद्धों का सजीव वर्णन किसकी विशेषता है, आदिकाल की। संकुचित राष्ट्रीयता, उस समय के जो कवि रहे हैं अमीर खुसरो या विद्यापति, इन लोगों को कुछ को छोड़ करके जो उस समय के प्रमुख कवि रहे हैं, उन्होंने जिस आश्रयदाता के शरण में वो रहते थे उन्हीं का वर्णन करते थे। उन्हें राष्ट्रीयता एकता से कोई मतलब नहीं था। तो आदिकाल में क्या थी, संकुचित राष्ट्रीयता की भावना पाई जाती थी। वीर काव्य व श्रृंगार रस की रचनाएं मिलती थी। जैसे कि आपकी विशलदेव रचना है, वो आपकी श्रृंगार रस प्रधान रचना है। ठीक है, तो वीर रस रचनाएं और श्रृंगार रस की दोनों प्रकार की रचनाएं आपको आदिकाल में मिलती थी। नेक्स्ट आपका है जनजीवन के चित्रण का अभाव। क्योंकि उस समय के जो कवि थे वो राजाओं की ही प्रशंसा करते रहते थे, उन्हें सामान्य जनता से या जनजीवन से कोई मतलब नहीं था, जिसकी वजह से आदिकाल में ये देखने को मिलता था कि जो जनजीवन था उसके चित्रण आपको कम देखने को मिलता था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है डिंगल व पिंगल शैली का प्रयोग किया गया है। डिंगल व पिंगल शैली का, ये आपसे बहुत पूछा जाता है कि डिंगल व पिंगल शैली का प्रयोग किस काल में किया जाता है। तो डिंगल व पिंगल शैली का प्रयोग आदिकाल में किया जाता है। व डिंगल व पिंगल शैली क्या है, डिंगल शैली जो है वो अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी कही जाती है। अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी भाषा होती है। ठीक है, और पिंगल शैली के अंतर्गत कौन सी आती है, अपभ्रंश मिश्रित ब्रज भाषा आती है। ठीक है, ये आपसे बहुत पूछा जाता है कि अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी को कौन सी बोली बोलते हैं या किस भाषा में आती है, तो वो आपकी होगी डिंगल, और अपभ्रंश मिश्रित जो ब्रज भाषा होती है वो आपकी पिंगल भाषा होती है। डिंगल शैली जो है इसमें आपकी वीर रस की रचनाएं लिखी जाती हैं। ठीक है, डिंगल शैली में वीर रस की रचनाएं लिखी जाती हैं और पिंगल शैली में श्रृंगार रस की रचनाएं। ये भी आपसे क्वेश्चन बनता है कि वीर रस की रचनाएं, आदिकाल में वीर रस की रचनाएं लिखने के लिए किस शैली का प्रयोग होता था। तो हमें ये पता है डिंगल पिंगल शैली का प्रयोग होता है, लेकिन जो डिंगल शैली है वो वीर रस प्रधान है और जो पिंगल शैली है वो श्रृंगार रस प्रधान है। ठीक है, और बाकी आपका नेक्स्ट आदिकाल में जो है वो फुटकल रचनाएं मिलती हैं। जैसे कि आपकी अमीर खुसरो, विद्यापति, इनकी आदि की रचनाएं मिलती हैं। ठीक है, ये हमने देखा आज आपको आदिकाल की विशेषताएं व आदिकाल का सामान्य परिचय। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे रासो या सिद्ध साहित्य।